राजेश जी, हमारे प्रवक्ता जितेंद्र जी, हमारे प्रवक्ता मल्ली जी और ये मीडिया का कार्यभार देखने वाले और प्रदेश सचिव, हमारे साथ प्रदेश सचिव नागेश्वर मनकोटिया जी, हमारे साथ महासचिव विशाल चंबयाल जी, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता संजीव गांधी जी, हमारे साथ प्रदेश सचिव राजेश राजा जी, हमारे साथ प्रदेश सचिव वीरेंद्र कटोच जी तथा अन्य सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक नरेश चौहान जी का साथ है, सवाल है, नरेश चौहान जी पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री के साथ NSCI से लेके आज तक उनकी टीम के सदस्य रहे हैं और अभी इस सरकार में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार के मीडिया सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज की ये पत्रकार वार्ता माननीय नरेश चौहान जी संबोधित करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आप सभी साथियों को इस प्रेस वार्ता में आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ शाहपुर के विधायक केवल सिंह खानिया जी, जो हमारे पुराने संगठन के साथी रहे पिछले 30 सालों से, संजय चौहान जी, डॉक्टर राजेश जी, चंबयाल जी, जितेंद्र शर्मा जी, मल्ली जी, मेरे सभी साथी पीछे बैठे हैं। आप सबकी ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मुझे मौका मिला कि मैं धर्मशाला में आप लोगों से रूबरू हूँ। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। असेंबली इलेक्शंस में प्रदेश की जनता ने भाजपा की जो सरकार थी उसको बाहर का रास्ता दिखाया और कांग्रेस पार्टी की सरकार को हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में होगा। आप सभी लोग उस चीज़ के गवाह हैं कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो एक आम परिवेश से, एक आम परिवार से, और उनका एक लंबा सफर NSCI से लेकर कांग्रेस या कांग्रेस से होते हुए 35-37 साल से लगातार जिस प्रकार से उन्होंने संगठन में काम किया, पार्टी में काम किया और काउंसलर से होते हुए आज मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं, ये अपने आप में हमारे आप जैसे सभी लोगों के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है। एक आम परिवार से आप एक नेता जो है प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, यह हमारे लिए, सबके लिए। अभी हमारा सफर केवल 21 दिन का हुआ है सरकार का, और मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी कैबिनेट का गठन भी होना तय है और बहुत सारी बातें हैं। सेशन है आपके धर्मशाला में 3 दिन का, लेकिन उसके बावजूद हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए, मुख्यमंत्री जी ने उसका इंतजार नहीं किया कि अभी कैबिनेट नहीं बनी है कि हम उसके बाद कुछ फैसले करेंगे। आप देखिए कि उनके फैसले लगातार जारी हैं, जिसमें कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले किए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारा एक विजन था या उनका भी सोच था कि हम एक ट्रांसपेरेंसी की ओर जाएंगे, एक स्वच्छ प्रशासन को हिमाचल प्रदेश में स्थापित करेंगे। और वो बार बार एक चीज को कहते हैं, पूरे चुनाव के दौरान आप लोगों ने भी ये सुना होगा, पूरे चुनाव के दौरान कहते हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए, हम एक व्यवस्था का परिवर्तन की बात करते हैं। पहले हमारे भी कुछ दिनों ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि किस व्यवस्था की बात हो रही है, कैसी बात है ये, क्यों। लेकिन जब उन्होंने काम काज संभाला और जो फैसले लेने शुरू किए, उससे साफ दिखता है कि उनके दिमाग में एक विजन है प्रदेश के लिए और प्रदेश के हर वर्ग के लिए, और व्यवस्था परिवर्तन के फैसले शुरू हो चुके हैं। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा आप लोगों के सामने कि एक बहुत बड़ी बात थी कि लगातार पिछली सरकार में किस प्रकार पेपर माफिया हिमाचल प्रदेश में पनपा और किस तरह से पुलिस का पेपर, जो पुलिस डिपार्टमेंट का अपना था, खुद उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, खुद पुलिस डिपार्टमेंट उसको कंडक्ट कर रहा था, वो कैसे बिका और उसकी ओपन मार्केट में 3 लाख से 7 लाख रुपए तक का वो पर्चा बिका। और उससे पहले भी लगातार पर्चे बिकते रहे और एक बहुत बड़ा दाग हिमाचल प्रदेश देवभूमि में लगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो है पेपर लीक माफिया काम करता है। हिमाचल
प्रदेश माफिया की भूमि नहीं। ये हमारा प्रण था कि हमने विपक्ष में भी इन बातों को जोर से उठाया कि पिछली सरकार में शराब माफिया काम कर रहा था, पूरे 8 जिलों में उनका राज था, और फलस्वरूप क्या हुआ कि लास्ट में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी सुंदरनगर, क्योंकि माफिया बिना डर के काम कर रहा था, खनन माफिया काम कर रहा था। लेकिन एक नया माफिया जो है पेपर लीक माफिया के नाम से हिमाचल प्रदेश में जो पनपा, और उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क और जाल था। हमने प्रण किया था कि इस माफिया को तोड़ेंगे। उसके ऊपर पहला प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि जब JOIT का पेपर लीक हुआ और उसके तार लगातार जुड़ते जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, SIT गठित की है, DIG के ऑफिसर्स हैं, उनके साथ SPs हैं, DSPs हैं, और ये आप सब जानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है। किस प्रकार उसमें वो महिला अधिकारी जो उस सबऑर्डिनेट कमीशन में नौकरी करती थी वो मिली हुई, और उसके जरिए उसका बेटा और उस पर जो काम कर रहे थे, वो सारी बातें आपके सामने हैं। तो एक बहुत बड़ा फैसला कि पिछली सरकार से लगातार जो माफिया काम कर रहा था, मुख्यमंत्री जी का विजन देखो, उन्होंने ADG विजिलेंस को ये बात कही कि आने वाले समय में कोई भी परीक्षा होगी, कोई भी भर्तियां होगी, आप उसमें एक्स्ट्रा अलर्ट में होने चाहिए, आपकी तैयारियां होनी चाहिए। मुझे पूरा संदेह है कि अभी माफिया हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने, जयराम सरकार ने उस पर चोट नहीं की, बचाने का प्रयास किया गया। हमने बोला कि इसको आप इंक्वायरी कराओ ठीक से CBI को। 6 महीने बाद जब सरकार जाने वाली थी तब वो केस CBI को सौंपा गया। उसके पीछे क्या मंशा थी जयराम सरकार की, वो सब समझ रहे हैं कि किन किन अधिकारियों को वो बचाना चाह रहे हैं। तो इस बात को लेके मुख्यमंत्री जी बिल्कुल आश्वस्त थे और ये आदेश थे, और उसके फलस्वरूप जो है जिस प्रकार से वो स्कैम पकड़ा गया, होने से पहले 25 तारीख को एग्जाम होना था, 1,08,000 बच्चों ने उसमें बैठना था, लेकिन उसके पहले जो हमारे अधिकारी विजिलेंस के अलर्ट पे थे, उन्होंने ये पूरा मामला ट्रैप किया, और पूरे लोग जो है आज 8 लोग उसमें अरेस्ट हो चुके। और देखिए आपकी किस प्रकार से लगातार और पिछले पेपर भी दी, जो लाखों बेरोजगार बच्चे अपने नौकरी के लिए मेहनत करते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ था कि भाई उनको कैसे नौकरी मिलेगी जब वो पेपर लीक रहा है। कुछ लोगों के हाथ में लग रहा है, पैसे दे के लोग नौकरियां ले रहे हैं, और जो असली में मेहनत करके जो लोग आगे पहुंचने चाहिए थे वो आगे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये प्रण था हमारे मुख्यमंत्री जी का और सरकार का कि हम इस माफिया को तोड़ेंगे। इसके स्वरूप उन्होंने जिस प्रकार से सस्पेंशन में डाल दिया सबऑर्डिनेट कमीशन को, वहां पर कोई कार्य नहीं होगा जब तक पूरी कार्रवाई नहीं होगी, अगले फैसले सरकार लेगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला था किसी भी मुख्यमंत्री का और सरकार का कि 15 दिन में इतना बड़ा फैसला करना। अगर कोई भी होता तो एक बार हमने SIT घोषित कर दी है और इंक्वायरी चल रही, लेकिन उन्होंने दिखाया कि हमारी प्रतिबद्धता है कि हम अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, अगर हम भ्रष्टाचार फ्री हिमाचल की बात करते हैं, तो ये ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इस बात को दर्शाया। और उन्होंने जो बड़े फैसले किए, मैं 21 दिन की अगर थोड़ी सी कारगुजारी आपको बताऊं तो उसमें उन्होंने एक अपना सोच को बताया कि एक ऐसा वर्ग, पहले ही दिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं बाल आश्रम जाना चाहता हूँ, या जहाँ हमारी विडोज रहती हैं, या जहाँ हमारे ओल्ड एज होम्स हैं, ऐसे लोगों के लिए उनका जो मैंने सोच देखी और स्नेह देखा, लगातार मैं भी साथ रहा है इन दिनों, तो एक साफ तौर पे विजन था कि ऐसे लोगों के लिए काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने मशोबरा का दौरा किया, टूटीकंडी का दौरा किया, जहाँ पर हमारे डेफ एंड डम्ब के बच्चे रहते थे, हर जगह जा रहे हैं। तो उनके रहने का प्रबंध कैसा होना चाहिए, उनके खाने पीने के लिए प्रबंध कैसा होना चाहिए, बड़ी साफ सोच है कि ऐसे के लोगों के साथ हमारे को, सरकार को, समाज को खड़ा होना। और इसके लिए कल भी उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की, जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है, या ऐसी महिला है जिनके पास कोई आश्रय देने वाला नहीं है, इसके लिए 101 करोड़ रुपए का जो है फंड तैयार किया गया है। सरकार ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी स्तर पे अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, सरकार उनकी मदद करेगी। और उसमें कोई बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं होगा कि आपको बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, बड़ा सरल बनाएंगे जिससे उन बच्चों की हम सहायता कर सके। और इसमें एक बात और उन्होंने कही कि जो हमारे MLAs हैं सारे, वो 1 महीने की सैलरी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा NGOs को जोड़ा जाएगा, इस फंड को बढ़ाया जाएगा, और बड़े सीधे तौर पे जो ऐसी महिलाएं और ऐसे बच्चे हैं उनको जो है पूरी तरह से सरकार मदद करेगी। उनके रहने सहने में जो भी दिक्कत है, उनकी पढ़ाई को लेके, वो किसी भी स्तर पे पढ़ाई करना चाहे, ये सरकार की प्राथमिकता रहेगी।
ये ऐसे कुछ फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने दर्शाया कि लोग समाज में ऐसे लोग हैं जिनको वास्तविकता में मदद की जरूरत है, जिनकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके संपर्क के कहीं ना कहीं से अपना काम निकाल देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़े फैसले हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि पोल्यूशन फ्री हिमाचल प्रदेश होना चाहिए और खर्चों को बचाने की दिशा में आपको क्या करना है, किस प्रकार से जो प्रदेश लगातार 75,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है उससे उबारने के लिए आपको कौन से कदम उठाने चाहिए, इस प्रदेश को कर्जों से मुक्त करने के लिए आगे कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने पहला फैसला ये लिया कि अब सरकारी स्तर पे जो आने वाली गाड़ियां हम खरीदेंगे वो जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। एक बहुत बड़ा फैसला किया कि अब अगले 5 सालों में सरकारी सिस्टम में जितनी भी कारें हैं और जो बसेज हम आगे खरीदेंगे उसके लिए जो है हम इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है उसकी तरफ जाएंगे। और उन्होंने आदेश दिए सभी इलेक्ट्रिक कमिश्नर्स को कि जितने भी सरकारी क्षेत्र में पार्किंग है, ऐसे प्लेसेस है, वहाँ मैक्सिमम जगह में बड़े कम टाइम में जो है चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए। जो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदेंगे पर चार्जिंग स्टेशन का होना बहुत जरूरी है। तो उसकी बैटरी की लाइफ कितनी है, वो बैटरी कितनी चलेगी, अगली चार्जिंग कहाँ मिलेगी। तो एक नेटवर्क बनाने की और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा फोकस दिया। सोच क्या है, हिमाचल पैसा भी बचेगा डीजल पेट्रोल से और जो पोल्यूशन हो रहा है उससे भी हम बचेंगे। तो ये दर्शाता है कि वो क्या सोच, जिस मुख्यमंत्री ने 15 दिन में बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने की हिम्मत हो, हम और आप समझ सकते हैं कि आने वाला समय प्रदेश का जो व्यवस्था परिवर्तन की बात वो करते थे, हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बार बार बात होती है कि कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटीज की बात की थी। जब चुनाव था तो हमने 10 गारंटी के तौर पे आप लोगों ने भी बहुत हमारा साथ दिया पूरे चुनाव के दौरान, उन गारंटियों को पब्लिसिटी करने में भी। तो लोगों का एक विश्वास था कि ये 10 गारंटियां क्या है। उसमें ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ओपीएस को लेके कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था कि जैसे ही सरकार बनेगी हम हिमाचल प्रदेश में जो एनपीएस के अंदर जो भी हमारे कर्मचारी भाई आते 2003 के बाद जिनको पेंशन नहीं मिल रही है, उनकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। लगातार 2 साल से सड़कों पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जयराम की सरकार ने उनको नहीं पूछा और वो उसका खमियाजा भी शायद भुगतते हैं। तो हमने इस बात को माना, उनके साथ बात की है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले हफ्ते उनके रिप्रेजेंटेटिव आए और सेक्रेटरिएट के अंदर जो है 30-35 लोग उनके सभी लोग आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, उनसे एक बात पे बिल्कुल सरकार का स्टैंड बड़ा साफ है कि हम ओपीएस को लागू करने जा रहे हैं और लागू करेंगे। तो ये बात हमारे 10 गारंटीज की जो लोगों में भ्रम था कि ये पिछली सरकार ये सोचती रही, ये बोलती रही कि ये हो ही नहीं सकता है, इसको करना ही मुश्किल है, ये सब भ्रमित कर रहे हैं कांग्रेस वाले सबको। ये बात बिल्कुल गलत थी। हमने पहले भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी को आगे आना चाहिए। ये समस्या हिमाचल प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश के अंदर एम्प्लॉइज है, उनकी समस्या है। अगर इसका समाधान देश के प्रधानमंत्री जी करने तो हमें भी खुशी होगी। लेकिन हमारी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, अब हिमाचल प्रदेश में ऑफिशियली जिस दिन पहली कैबिनेट होगी इस पे मुहर लग जाएगी कि हम ओपीएस को लागू कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी गारंटीज है जिसमें हमने किसानों से दूध खरीदने की बात की है, जो पशुपालक हैं, और 4,71,000 ऐसी फैमिलीज हैं जो दूध का पशुपालन का काम करते हैं और दूध बेचने का काम करते हैं। सरकार ने एक फैसला लेना है कि 10 लीटर दूध हम उनसे खरीदेंगे और उसका क्या मैकेनिज्म रहेगा, कैसे उनके पैसे जो सब्सिडी का पैसा उनके अकाउंट में जाएगा या वो एजेंसीज मिल्क फैट रहेगी, कौन रहेगी, ये सारा इस पे काम चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ये फाइनेंस विभाग को, दूसरे डिपार्टमेंट्स को कि आप अपनी तैयारियां शुरू करो। 10 गारंटीज पे सब आदेश हो चुके हैं, कौन सी चीज कब लागू होगी इसके लिए थोड़ा समय लगता है हर चीज को व्यवस्था बनाने में और प्लानिंग करने में, लेकिन आदेश सब उन्होंने 10 गारंटीज को लेके कर दिए। तो कहने का मतलब है कांग्रेस सरकार को आए अभी 21 दिन हुए, हमने जो वादे हमारी सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रदेश के हर वर्ग से किए उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार वचनबद्ध है। देश को हम जो है जिस प्रकार से भी जैसे भी आगे बढ़ेंगे, जो भी हमने प्रोमिस किए उसको हम पूरा करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भी जैसे फेस्टिवल्स आते हैं, मैंने विशेष लगाव उनका देखा कि जो लोग डिसेबल्ड है या ओल्ड एज है या विडोज है या बाल आश्रम में रहने वाले बच्चे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले ही दिन न्यू ईयर में घोषणा की कि 500 रुपया फेस्टिवल के दिन हम सबको देंगे। जब भी कोई त्यौहार होगा
उनको जो है 500 रुपया सबको ऐसे लोगों को दिया जाए। और उनके रहने सहने का मैंने जैसे पहले जिक्र किया कि उस व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से हम इसको सुचारू रूप से आदेश दिया कि इसको एक 5 स्टार लेवल तक ले जाएंगे जहाँ वो लोग रहे और उसको आगे जीवन उनका अच्छा हो। ये कुछ चीजें थी हमारी सरकार की जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा आगे सरकार अभी आपके बीच रहेगी 3 दिन तक धर्मशाला में, असेंबली में। यही हमारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आप कुछ प्रश्न करना चाहें तो। IAS ऑफिसर राम सुभग सिंह है, इन पर कांग्रेस IAS ऑफिसर राम सुभग सिंह जो जिनको प्लम पोस्टिंग दी गई है CM की ओर से ना, इन पर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे करप्शन के, और एक लेटर गया था इनके अगेंस्ट PMO को, और तब कांग्रेस के विधायक कांग्रेस नेता विक्रम गुप्ता ने इशू उठाया, फिर मुकेश जी ने इशू उठाया, और ये करप्शन का मामला था, और PMO को जो लेटर था, अब उन्हीं ऑफिसर को आप प्लम पोस्ट दे रहे हो, एडवाइजर, प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी, तो फिर व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा? जिन पर आप करप्शन के आरोप लगाते हो उनको प्लम पोस्ट देते हो। देखिए, बात ये है कि मैन पोस्ट थी चीफ सेक्रेटरी हमारे रिटायर्ड धीमान साहब का कार्यकाल पूरा, हमको आपको और प्रदेश को चीफ सेक्रेटरी चाहिए। हमारे पास चीफ सेक्रेटरी बनाने का एक तरीका जो लिमिटेड ऑप्शन होती है, जो लोग सीनियरिटी में 2-3 लोग होते हैं, आप उन्हीं में से चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रबंध किया, उनका 6 महीने का कार्यकाल रहा है। उनको एक एडवाइजर की पोस्ट रहती है, जिसको भी हम प्रश्न और है सर, जिन एडवाइजर की पोस्ट हमेशा रहती है, पहले भी थी। आप करप्शन के आरोप लगाते हो और फिर विधानसभा में मामला उठाते हो कि चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाए, और उनको आप प्रिंसिपल एडवाइजर टू CM लगा रहे हो, तो इसका मैसेज क्या है? पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि एडवाइजर इनको हमको रखना है। जैसे उनको हटाया गया, जयराम जी ने हटाया चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह को, किसने बनाया? जयराम जी ने बनाया ना पिछली सरकार, और हटाया भी उन्होंने। आप इसे तो आपको भी याद हो। तो कहने का मतलब है, जब कोई चीफ सेक्रेटरी हटता है तो वो एडवाइजर की पोस्ट रखी जाती है, उसको रखना तो पड़ता ही, नौकरी उसकी रही हुई। लेकिन ये जरूर है कि उनका हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा काम तो करना चाहिए। भ्रष्टाचार क्यों होता है जब आपकी नजर उस पर नहीं होती? सर मेरा हमारी पूरी नजर नहीं। मेरा इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि तब बात हुई थी चार्जशीट में उनका नाम ऐड किया जाएगा, तो अब क्या उसमें कोई जांच वगैरह बैठाएंगे? ठीक है, काम करने का मौका देना, वो काम लेने वाला आदमी पर डिपेंड करता है कि आप कैसे किससे काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने दोनों अफसरों को अपने साथ रखा कि मैं देखूंगा कैसे भ्रष्टाचार कैसे होगा। या आपने अगले 2-3 महीने में मेरे से जरूर क्वेश्चन करूंगा जब मैं दोबारा। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप ये सोचो कि भ्रष्टाचार हो रहा तो उसको खत्म कर दो। वो ये कहते हैं कि मैं इनको देखता हूँ, मेरे साथ डायरेक्ट रिपोर्टिंग करेंगे, एंड आई विल सी द वर्किंग ऑफ दीज 2 ऑफिसर्स। तो हमने चीफ सेक्रेटरी सक्सेना साहब को बनाया जो 3रे नंबर पे। तो ये ठीक है, ये फैसला सरकार का होता है कि वो क्या सोच के चीफ सेक्रेटरी को बनाते हैं। इसमें कोई ज्यादा मुझे लगता है कोई ऐसी चिंता नहीं। दूसरा सर, कैबिनेट वर्क को लेकर क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट ने जो लोग जीते नहीं हैं उनको कैबिनेट रैंक दिया, लेकिन अभी जो लोग 2 बार विधायक बने हैं, वो 3 बार विधायक बना है, उनको कैबिनेट बर्थ नहीं दे रहे हो, तो ये क्या व्यवस्था किस तरह की है? ये व्यवस्था बड़ी साफ है। पिछली सरकार आप देखें, मैं तो शिमला रहती और सेक्रेटरीट के सरकार के बड़ा करीब रहता हूँ, तो जहाँ भी हम देखते थे कि उस व्यवस्था बड़ी साफ है। हमने बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी इस बात का जिक्र किया कि भाई साहब जयराम जी चलाते हैं, मुझे तो लगता है कि पूरे RSS चला रहा था। हर चीज बन के आती थी, या बड़ी जो बाकी चीजें बची थी वो दिल्ली से आदेश लड्डा जी करते हैं। ये ठीक है, हमारी सरकार बनी है कांग्रेस पार्टी, जो विधायक बनता है वो भी कांग्रेस पार्टी का, वो भी कार्यकर्ता है। हमने इनको टिकट दिया, ये विधायक बना दिए जनता ने। हो सकता है इनके क्षेत्र में दूसरा साथी उनसे भी और अच्छा काम करता हो। तो संगठन को, पार्टी को आगे बढ़ाना ये हमारा चीफ मिनिस्टर का उद्देश्य है, खुद एक कार्यकर्ता है। अगर उन्होंने ये करके एक मैसेज दिया है कि MLO को काम अपना करना है, लोगों के बीच जाना है, चुने हुए, लेकिन हमको जिन लोगों ने हमको बनाया है, जो पार्टी के लोग हैं, जिनको हम MLA में एडजस्ट नहीं कर पाते, उनका भी अधिकार है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देना ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता था। ये आपने बहुत सही बात की कि ये भी व्यवस्था परिवर्तन है। सर, EV बसेस और EV गाड़ियां खरीदने की बात हो रही है, और साथ ही बात हो रही है कर्ज मुक्त हिमाचल की।
सर, हम जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जो पहले खरीदी हुई बसें हैं उनका क्या होगा। आपके कार्यकाल में पहले से जेएनएम की बसेस जो हैं वो अभी बुरी हालत में अभी पड़ी हुई हैं। सर, पुरानी बसेस का क्या होगा, जो अभी खरीदी गई बसेस हैं उनका क्या होगा और किस तरह से कर्ज मुक्त करेंगे। मैं एक चीज बड़ी साफ कर दूं कि ये कोई ऐसा फैसला नहीं है कि एकदम आप सारी चीजों की व्यवस्था को। मैंने जिक्र किया कि हमने शुरुआत की है 40 गाड़ियां के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए एज ए पायलट प्रोजेक्ट। उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, आप इतने बड़े लेवल पे नहीं कर सकते कि सारा सिस्टम को आप बदल देंगे। ये फेस पैनल में 5 साल का टारगेट हमने फिक्स किया है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट व्हीकल्स को कन्वर्ट करेंगे। अभी आपने जिक्र किया कि 350 बसेस ऑलरेडी हमारी सेंक्शन हुई है, वो तो हमको डीजल की लेनी पड़ रही है। लेकिन फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग करते हैं, हमने अपने आगे के फ्यूचर के लिए प्लानिंग की कि हमको आज के बाद जो काम करना है उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम इलेक्ट्रिकल बसेस की तरफ और गाड़ियों की तरफ जाएंगे। सर अभी बिल्कुल हालिया बयान है, बिल्कुल ताज़ा बयान है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनमें असंतोष है, कैबिनेट गठन के बाद ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो भी डिनोटिफिकेशन हुई हैं उससे जो है जो विधायक अपने इलाके में जा रहा है तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ये सारी राजनीतिक स्टेटमेंट है। जयराम जी को अपने लोगों की चिंता करने की जरूरत है। हमारे पास सिस्टम भी है, सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारा विधायक अभी तक उनसे मिला नहीं होगा। ये सारी आप भी समझते, सब समझते, एक राजनीतिक स्टेटमेंट्स होती है कि जनता के बीच फेंक दो और लोग सोचते रहे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं या मतदाता हैं बहुत जागरूक है पूरे देश के अंदर। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ, तो अभी इन बातों के लिए कोई स्थान नहीं। जयराम जी के बारे में बात करेंगे तो ये जो प्रेस वार्ता 1 घंटे और चलेगी। जिस प्रकार से उन्होंने 3000 करोड़ रुपए का बोझ आप पर हम सब पे प्रदेशवासियों पे डालो, 4.5 साल कोई काम नहीं किया। फेलियर गवर्नमेंट को और फेलियर चीफ मिनिस्टर, उसका रिजल्ट हिमाचल प्रदेश की जनता ने बाई इलेक्शन में बताया, 0 करके 4 सीटें की। और फिर अगले 6 महीने में 900 इंस्टीट्यूशंस खोल देते, जिसके लिए 1 रुपए का प्रावधान, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो ऐसे मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखे जो 6 महीने में घोषणा करते हैं, 4.5 साल कुछ नहीं करते। और वो उसका परिणाम स्वरूप क्या हो, आपने सारे संस्थान खोले, पैसे का प्रबंध नहीं, जो एग्जिस्टिंग थे वहां से भी लोग हटा दिए, उसका भी काम रुक गया। तो ऐसा विकास का मॉडल तो जयराम जी ही दे सकते थे। लेकिन हमने इसका बड़ा फैसला लिया, बड़ा दिल दिखाया कि प्रदेश को बचाना है। संस्थान ऐसे नहीं खुलते। इस वक्त संस्थान बहुत है हिमाचल प्रदेश में, उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है। आप वोट की राजनीति के लिए 3 महीने में घोषणाएं करते हो, तो उसका परिणाम देख लिया हिमाचल प्रदेश की जनता ने क्या किया। सर जो हुई है सर प्लीज कंप्लीट हुई ना, जो डिनोटिफिकेशन हुई है तो कहीं लगता नहीं कि कहीं शायद हो सकता है उनकी जरूरत हो तो भविष्य में देखेगी क्या पार्टी? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बार इस बात को साफ किया। हम इसको रिव्यू करेंगे, जहां मेरिट पे जरूरत होगी पैसे का प्रावधान करेंगे, फाइनेंस का अरेंजमेंट करेंगे और जरूर खोलेंगे जहां प्रदेश के विकास के लिए जरूरी है। केवल वोट पॉलिटिक्स के लिए ऐसे संस्थान नहीं खुलेंगे। 70,000 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा आप और मुझ पर हम पे है, हम उसको ऐसे वोट के लिए नहीं बढ़ा सकते। प्लानिंग करेंगे, जहां जरूरत होगी उसको रिव्यू किया जाए। चौहान साहब, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी आरोप है कि कांग्रेस जो है अभी तक एक महीना चला है मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाई, तो वो अभी जो 10 घंटियां हैं उनको क्या लोगों को देगी? नहीं, आप जयराम जी और क्या बोल रहे हैं, और कुछ कुछ बोल सकते हैं। हमने आपको बताया कि कैबिनेट के ना होने से कोई काम रुका। बड़े बड़े फैसले, 10 फैसले हो चुके हैं, बहुत बड़े फैसले जो प्रदेश के लिए मायना रखते हैं। आप भ्रष्टाचार पे चोट की बात करें, ट्रांसपेरेंसी की बात करें, ऐसे वर्ग के लिए काम करने की बात करें, मैंने जिक्र किया है इलेक्ट्रिक बसेस की, गाड़ियों की बात करें, और बहुत सारे, बहुत लिस्ट है मेरे पास कि कितने फैसले। जयराम जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर सुर्खियों में बने रहने के लिए वो कांग्रेस के लिए नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो ये उनकी मजबूरी है। मैंने उनको कहा कि जब जयराम जी मुख्यमंत्री बने, उनका नाम था उस वक्त एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, क्योंकि बनना था धूमल साहब को, धूमल साहब चुनाव हार गए। तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लोगों ने पूछा, मैं 6 महीने कांग्रेस पार्टी देगी जयराम जी, क्या आप अपना काम तो शुरू करो, तब हम आपसे सवाल करेंगे कि कहाँ आप सही है और आप क्या विजन देंगे। ये 6 दिन का सफर नहीं रख पाए। अभी मुझे लगता है वो सोचते हैं कि हम सत्ता में, अब सत्ता बदल चुकी है। प्रदेश की जनता ने जयराम जी
को विपक्ष में रहने का आदेश दिया। नरेश जी, सर, एक सवाल है मेरा। आपने आपकी सरकार जैसी ही बनी, कई संस्थानों को इससे भी नोटिफाइड कर दिया गया कि बजट का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1500 रुपया हर महिला को और ओपीएस पर तकरीबन 57 अरब खर्च आएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान आपने क्या चुनाव से पूर्व कर लिया था या अब आप उस प्रावधान को करेंगे? बहुत अच्छा सवाल। हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं पार्टी लेवल और मुख्यमंत्री कमेटी, जो भी हमने मैनिफेस्टो बनाया या 10 गारंटी उस पर वर्क हुआ उस लेवल। अब आप सरकार में, आप लोगों ने आदेश दिया कि आप सरकार में, अब ये हमारी जिम्मेदारी, यही है मैनेजमेंट। जैसे जयराम जी ने बिना मैनेजमेंट किए हमारे रात के ऊपर 3000 करोड़ का कर्जा करना तो वो भी पड़ना, उनको पता था हम आने वाले नहीं है, अगली सरकार जाने जैसे मर्जी करे। ये पैसों का मैनेजमेंट करना सरकार का काम है और बेखूबी करेंगे और 1500 रुपया भी देंगे। सोर्स क्या रहेगा, मतलब बताएंगे? बाकी आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कल हमारी ये थाने जा सकता है। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। एक भाई बार बार जयराम जी का प्रश्न पूछ रहे, भैया मैंने जयराम जी पहले अपनी कमेटी गठित करे, हमारे को क्यों पूछ रहे, नए दुल्हा आया, नई सरकार बनी कि वो हारे क्यों? ये जब भी पत्रकार मैंने वो हारे क्यों, अगर उन्होंने इतनी घोषणाएं की थी, इतनी नोटिफिकेशन की थी, इतनी बड़ी डिबेकल कैसे हुई, तो उसके ऊपर मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से बोलना चाहता हूँ, बजाय कांग्रेस की टिप्पणी करने पे पहले आत्मचिंतन करें। डबल इंजन की सरकार थी, बार बार कहते थे दिल्ली के अंदर उनकी सरकार, हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार। डबल इंजन की सरकार में कहा उनका इंजन जो हाँफ गया, 3000 करोड़ रुपए की कर्ज की बात है, तो पहले तो प्रश्न को पूछना चाहिए। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है पहली बार, क्योंकि विधानसभा का सदर है, नए विधायकों ने शपथ भी लेनी है। हाँ, हमारे मेरे बड़े भाई विधायक तो मैं बना हूँ, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ बड़े भाई नरेश चौहान जी का, क्योंकि जब भी हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना छात्र जीवन से अपना सफर आरंभ किया था, तब से नरेश चौहान जी लगातार, चाहे वो NCI हो, युवा कांग्रेस हो, कांग्रेस कमेटी हो, और मैं आपको बता दूं कि मीडिया एडवाइजर भी हैं और चेयरमैन हिमाचल प्रदेश जो हमारा मीडिया की कमेटी है, कांग्रेस कमेटी के, उसके जो हमारा चुनाव लड़ा गया उसके मुखिया भी आदरणीय नरेश चौहान जी थे। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्योंकि आभार रैली रखी है, जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस जन जिला कांगड़ा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत भी करेंगे और आभार माननीय मुख्यमंत्री करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता का, विशेष करके जिला कांगड़ा की जनता ने जो है मेरा तो प्रचंड बहुमत जो है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसकी आभार रैली है। और नया सफर मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आदरणीय चौहान साहब ने कहा काउंसलर से पहले क्लास रिप्रेजेंटेटिव से लेकर मुख्यमंत्री का सफर, मैं कहता हूँ बड़ा लंबा इतिहास है। कहां से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने छात्र जीवन से पहला चुनाव CR का जीता, फिर गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का जनरल सेक्रेटरी का जीता, फिर गवर्नमेंट कॉलेज संजौली का प्रेसिडेंट का जीता, उसके बाद वो 2 बार पार्षद छोटा शिमला से रहे, उसके बाद वो विधायक नदौन से रहे, और आज वो हिमाचल प्रदेश की जनता के विकास हिमाचल प्रदेश के मैं कहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं। तो कल आभार रैली में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका धन्यवाद भी करेंगे और इसके साथ साथ आने वाले समय में किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की दशा दिशा और क्या विजन रहेगा उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मैं कहता हूँ जो ऐतिहासिक फैसले, आदरणीय पत्रकार बंधु कह रहे हैं कैबिनेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, देन चीफ मिनिस्टर ने ओथ ले ली, डिप्टी CM आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी वो फैसले वो ले रहे हैं जो उनकी कैबिनेट फुल कैबिनेट नहीं ले सकी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं और खासकर विशेषकर एक फैसला और बड़ा ऐतिहासिक है। एक फैसले तो चौहान साहब ने बताए, आदरणीय चड्ढा जी ने कहा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट थे, ठीक कहा, राम स्वास्थ्य के ऊपर प्रश्न लगाए थे, लेकिन ये भी बड़ा विवेक का फैसला है। चीफ सेक्रेटरी भी अपॉइंट कर दिया और साथ में जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को छोटा मोटा काम भी दे दिया कि, और विशेषकर हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चीफ सेक्रेटरी को बाईपास करके ये व्यवस्था परिवर्तन है। हिमाचल प्रदेश में आज से पहले डॉक्टर YS परमार से लेकर आज दिन तक कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा। ये व्यवस्था परिवर्तन की जो बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, चीफ सेक्रेटरी भी लगा दिया हिमाचल प्रदेश का वर्दी चीफ सेक्रेटरी, साथ में दोनों जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको भी कहा कि आप मेरे को विशेषकर रिपोर्ट करेंगे। अगर पिछली सरकार ने गलत काम किसी आदमी ने किया है
तो इसलिए ही उन्होंने डायरेक्ट अपने पास रिपोर्टिंग रखी है और उसका उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता को एश्योरेंस दी है कि वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। ये फैसला माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है और विशेषकर कल जो है आभार रैली के लिए आप लोगों को भी, सब लोगों को निमंत्रण है। नए विधायक जो है 4 तारीख को जो है शपथ लेंगे, उसके लिए भी आप लोग सब लोगों को, क्योंकि अब जो है शिमला की सरकार यहाँ आई है तो व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है, उस पर 21 दिन के फैसलों के बारे में उन्होंने बताया है। आप सब लोगों का धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पठानिया जी, गोबर सूख के फातियां हो गया, गोबर कब कर देगी सरकार? भैया अभी नई सरकार को 21 दिन हो गए सर, कब तक नहीं रहेगी सरकार को विधायकों को ओथ लेने दो, उसके बाद आप भी बिना विधायकों को गोबर का फैसला भी कहा था 10 पॉइंट प्रोग्राम। दूध तो लेने लेने दो, दूध तो लेने दो। क्या है, विधायक वोट नहीं ले पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो रहा, क्या कांग्रेस को डर है कहीं ऑपरेशन लोटस आ जाएगा? भैया डर तो उनको है जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे। बहुत से लोगों ने लिखा भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे। ये एक मजबूत सरकार है, मजबूत मुख्यमंत्री है जो फैसले लेने जानता है। तो 4, 5, 6 को जरा इंतजार कीजिए। 4, 5, 6 को विधायकों का सुपोज भी हो जाएगी, मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। आप भी इंतजार कीजिए। बिना मंत्रिमंडल गठन के भी वो फैसले लिए हैं जो पिछली सरकार 5 साल नहीं ले पाई। धन्यवाद।